हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा 2021 कक्षा 10वीं विषय गणित के पेपर का संपूर्ण हल यहां पर बताने वाला हूं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों का आपको सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। आपको जो है प्रत्येक प्रश्न को जो है अच्छे से समझना है। मैंने बिल्कुल बारीकी से आपको समझाया हूं। यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको जो है सभी प्रश्न जो है इजीली आपको जो है रट जाएंगे। आपको इन प्रश्नों को विशेष रूप से तैयार कर लेना है। इस पेपर को आपको छात्रों विशेष रूप से तैयार करना है। हो सकता है आपको कल परीक्षा में देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपको पूरा सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। तो आप इस वीडियो के नीचे जो लाइक का बटन दिख रहा है उस लाइक का बटन को आप जरूर दबा देना, और साथ ही में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि छात्रों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, हमको भी कुछ परिणाम यहाँ पर मिलना चाहिए। तो आप चलिए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। आप पूरा देखना वीडियो को, आपको पूरा यहाँ पर रट जाने वाला है। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको देखिए छात्रों सही विकल्प चुनना है आपको। तो देखिए पहले क्वेश्चन आपको दिया है एपी यानी कि समांतर श्रेणी 3,1,ऋण 1,3 का सार्व अंतर है। तो यहाँ पर छात्रों में सार्व अंतर जो है हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए छात्रों सार्व अंतर जो हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, तो देखिए छात्रों यहाँ पर देखिए प्रथम पद क्या छात्रों, यहाँ पर देखिए प्रथम पद है a1 है ना। प्रथम पद यहाँ पर a1 बराबर कितना है 3 है। द्वितीय पद क्या है यहाँ पर 2 है। तृतीय पद क्या है ऋण 1 है। चतुर्थ पद क्या है ऋण 3 है। तो देखिए छात्रों सार्व अंतर का सूत्र होता है d बराबर से a2 माइनस a1, मतलब कि द्वितीय पद ऋण प्रथम पद। तो देखिए छात्रों द्वितीय पद क्या है, द्वितीय पद है यहाँ पर 1 ऋण प्रथम पद क्या छात्रों, प्रथम पद है यहाँ पर 3। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनवर्ड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउनलोड ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। तो एक में से हम 3 को घटाएंगे, आपको कितना आएगा यहाँ पर ऋण 2 हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर ऋण 2 जो है इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं छात्रों बहुपद x की घात 2 ऋण 3 के शून्यक होंगे। तो छात्रों हम यहाँ पर बहुपद x की घात 2 ऋण 3 के शून्यक हमें ज्ञात करना। तो छात्रों हम करते क्या है, यहाँ पर बहुपद जो आपको दिया है x की घात 2 ऋण 3 के बराबर हम शून्य ले लेंगे। तो देखिए छात्रों यहाँ पर हम करेंगे कि छात्रों x की घात 2 ऋण 3 के पश्चात हम कर देंगे दाई तरफ, तो धन का 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर वर्ग हटाए तो यहाँ पर लग गई करनी, 3 में करनी लग गई। तो देखिए छात्रों आता शून्यक x बराबर से हमें धन ऋण करनी 3 प्राप्त होंगे, मतलब कि पहले शून्य का हमें धन करनी 3 प्राप्त होगा और दूसरे शून्य का हमें यहाँ पर ऋण करनी 3 हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। इस प्रकार जो छात्रों आपको यहाँ पर हल करके भी यहाँ पर देखते जाना है। तीसरे क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं त्रिभुजों DEF और ABC में कोण B कोण E कोण F बराबर कोण C तथा AB बराबर 3DE है, तो त्रिभुज है। तो यहाँ पर आपको बताना त्रिभुज कौन सा होगा। तो छात्रों देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज है वे क्या होगा, समरूप होगा। समरूप तो होगा परंतु सर्वांग सम नहीं होगा। तो देखिए इसका भी हमने यहाँ पर जो है व्याख्या कर दी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण B बराबर आपको कोण E दी गया है तथा कोण F बराबर कोण C आपको दी गया है। तो मतलब कि देखिए जो भुजाएं है बराबर है आमने सामने की, तो ये क्या है समरूपता से हम पाते हैं क्या त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के, मतलब कि जो त्रिभुज है वे क्या है समरूप तो है, मतलब कि एक दूसरे के जैसे रूप है, लेकिन सर्वांग सम यहाँ पर नहीं होगा। चौथा में यहाँ पर देखते छात्रों, चौथा आपको क्वेश्चन दिया है समीकरण x की घात 2 धन x ऋण 2 बराबर 0 के कोई है ना, आपको बताना है समीकरण क्या है कैसा होगा। तो छात्रों देखिए यहाँ पर हम करते क्या है, हमें यहाँ पर बताना है वास्तविक मूल जो है इसका कैसा होगा। तो देखिए छात्रों हम करते क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया समीकरण x की घात 2 धन x ऋण 2 बराबर 0। तो देखिए हम करते क्या है, हम लेते हैं जब x का मान जो है 0 के मान से क्या हो बड़ा हो, बड़ा या बराबर हो। ये चिन्ह किसको होता है छात्रों, बड़ा या बराबर का। देखिए मतलब कि जो x है 0 को जो है 3 मार रहा है, मतलब कि ये चिन्ह किसका है, बड़े के चिन्ह है। बड़ा भाई छोटे भाई को मारता है, उस प्रकार देखिए यहाँ पर जो है इसको तीर मार रहा है, मतलब कि ये चिन्ह किसका है, बड़े का चिन्ह है। तो देखिए यहाँ पर हम करते क्या है x की घात 2 धन x ऋण 2 बराबर 0 ले लिया। अब हम करेंगे कि छात्रों यहाँ पर हम जो है बीच वाले पदों को ऐसे 2 पदों में तोड़ेंगे कि इन दोनों को गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, मतलब कि देखिए इन दोनों का यदि हम गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर ऋण 2x का वर्ग हमें प्राप्त होगा। और जोड़ने घटाने पर जो बीच वाली संख्या, मतलब कि जो बीच वाली संख्या क्या है धन x, हमें जो है पुनः यहाँ पर प्राप्त हो जाए। तो छात्रों देखिए हम बीच वाली संख्या को हम धन 2x और ऋण 2x में तोड़ देते हैं। तो देखिए
हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए छात्रों, यदि हम इन दोनों को गुणा कर दो, देखिए छात्रों, धन ऋण ऋण 2 × 1 2x एक्स का वर्ग, यानी कि देखिए पहली शर्त यहाँ पर जो है संतुष्ट हो गई। अब हम देखते हैं छात्रों यहाँ पर दूसरी शर्त, देखिए हमें इन्हें घटाएंगे तो देखिए छात्रों 2x में से हम x को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपको जो है x यहाँ पर पुनः प्राप्त यहाँ पर हो जाएगा। मतलब कि जो है आपकी दोनों शर्तें यहाँ पर पूरी हो गई है। तो यहाँ पर देख छात्रों ऋण 2 = 0, तो हम करेंगे क्या छात्रों, इन दोनों पदों में से हम यहाँ पर जो है x कॉमन ले लेंगे। तो अंदर देखिए कितना बचेगा, एक x बाहर चले गए तो अंदर कितना बचेगा, x बचेगा, धन यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर ऋण 1 कॉमन ले लेंगे इन दोनों पदों में से, छात्रों अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा x, ऋण कॉमन लिए तो यहाँ पर हो जाएगा धन 2 = 0। तो देखिए पहला कोष्टक बना है x ऋण 1 और दूसरे गुणनखंड यहाँ पर बना है x धन 2 के बराबर में 0। अब हम करेंगे क्या, x ऋण 1 के बराबर में भी हम जो है 0 ले लेंगे और x धन 2 के बराबर में भी हम 0 ले लेंगे। तो छात्रों तो देखिए x बराबर से ऋण 1 का पक्षांतर करने पर यहाँ पर जाएगा धन 1 और या x बराबर से, है ना, धन 2 का पक्षांतर करने पर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2। तो छात्रों तो देखिए यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, जो x का में जो मान प्राप्त हो रहा है वे क्या है, 0 से बड़े है, 1 और ऋण 2 क्या है, 0 से यहाँ पर बड़े है, अतः यहाँ पर देखिए कोई वास्तविक मूल्य जो है हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इसका जो है ये यहाँ पर करेक्ट जो है सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। पांचवें क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए छात्रों पांचवें क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है, यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो समीकरण निकाय a1 x धन b1 बाय धन c1 = 0, a2 x धन b2 बाय धन c2 = 0 का क्या होगा। तो देखिए छात्रों यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 दिया हो तो समीकरण के जो है अनंतः अनेक हल यहाँ पर होते हैं। छठवें क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया छात्रों, 4 और 7 का महत्तम समापवर्तक क्या हुआ, यानी कि HCF इसका क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पर जो है HCF निकालने की प्रक्रिया देखते हैं। तो देखिए छात्रों यहाँ पर हम करते कि छात्रों सबसे पहले 4 के अभाज्य गुणनखंड निकालते। तो देखिए 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार, 2 में 2 का भाग जाएगा 1 बार, इसी प्रकार देखिए 7 में 7 का भाग जाएगा 1 बार। तो देखिए 4 के अभाज्य गुणनखंड के निकले यहाँ पर 2 × 2 के गुणे में हम यहाँ पर जो है 1 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार देखिए 7 के अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए 7 का अभाज्य गुणनखंड निकला है 7 और इसके गुणे में हम यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए छात्रों ऐसे मतलब क्या होता है, ओवेनेस्ट में अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, यानी कि देखिए ओवेनेस्ट, देखिए मतलब कि यहाँ पर कॉमन क्या है। तो देखिए छात्रों यहाँ पर कॉमन है 1 की सबसे छोटी घात यहाँ पर 1 है, मतलब कि देखिए 4 और 7 का HCF आपको कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर जो है आपको 1 प्राप्त होगा। तो इसका जो 1 यहाँ पर जो है करेक्ट यहाँ पर आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब हम बढ़ते छात्रों रिक्त स्थान की तरफ। उम्मीद आप सभी को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको उसका दी गया है, बहुपद x का वर्ग धन 4x धन 8 के शून्यकों को योग खाली स्थान है। तो देखिए छात्रों इसे हम यहाँ पर हल करते हैं। तो देखिए छात्रों शून्यकों को योग का सूत्र यहाँ पर होता है अल्फा धन बीटा बराबर से होता है -b/a, जहाँ b क्या होता है छात्रों, b जो होता है x का गुणांक होता है और बट्टे में a क्या होता है, x² का गुणांक यहाँ पर होता है। तो छात्रों देखिए ऋण का ऋण लिखा है हमने, b मतलब कि x को गुणांक, मतलब कि देखिए x के गुणे वाला अंक, तो x के गुणे वाला अंक क्या है यहाँ पर 4 बटे a मतलब कि x² का गुणांक। तो देखिए x² का गुणांक यहाँ पर क्या होगा 1 होगा। तो देखिए यहाँ पर जो हमें शून्य को योगफल हमें प्राप्त हो गया है ऋण 4, तो आप खाली स्थान में लिख देंगे यहाँ पर ऋण 4। दूसरा में दिया छात्रों किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए एलसीएम गुणित एचसीएम बराबर से क्या होगा, यहाँ पर होगा खाली स्थान में a गुणित b। तीसरा में दिया है एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक खालिस्तान शून्य हो सकते हैं। तो देखिए छात्रों द्विघात समीकरण जो होता है, इससे पहले मैं आपको हल करके बता देता था, है ना। द्विघात समीकरण में देखिए छात्रों अधिकतम शून्य कितने प्राप्त होते हैं छात्रों, हमें x के अधिकतम शून्य हमें 2 प्राप्त यहाँ पर होते हैं, है ना। कोई भी 2 संख्या हमें यहाँ पर जो है प्राप्त होती है। अभी हमने जो है इससे पहले यहाँ पर हल करके देख लिया था, जो कि आप देखिए यहाँ पर 2 हमें यहाँ पर शून्य का हमें प्राप्त होते हैं। ये क्या है, द्विघात समीकरण यहाँ पर है। अब देखिए छात्रों चौथा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है समांतर श्रेणी 2, 4, 6, 8 डैश 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 का 10वां पद खालिस्तान है। तो यहाँ पर देखिए छात्रों हम इसे हल करते हैं। तो देखिए छात्रों समझेंगे आप,
समझना आपको जरूरी है। देखिए समांतर श्रेणी आपको दी गई है, तो देखिए छात्रों इसमें प्रथम पद क्या है, a1 का मान है यहाँ पर 2। और अब देखिए हम क्या निकालते हैं, सार्व अंतर यहाँ पर निकाले तो देखिए छात्रों सार्व अंतर d बराबर से होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो देखिए छात्रों द्वितीय पद क्या है 4 ऋण प्रथम पद क्या है 2, 4 में से 2 घटा यहाँ पर आ गया 2। और हमें ज्ञात क्या करना है, 10वें पद हमें यहाँ पर ज्ञात करना। तो देखिए n बराबर से आपको कितना दिया गया है, n बराबर से आपको कुछ दिया गया है 10। तो देखिए सूत्र होता है a n बराबर से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए a n का मान है यहाँ पर 10 बराबर से a का मान है यहाँ पर 2 धन n का मान है यहाँ पर 10 ऋण 1 इंटू डी का मान है यहाँ पर 2। तो देखिए छात्रों a 10 बराबर से 2 धन 10 ऋण 1 9 गुणित 2। तो देखिए बराबर से इसको हमने आगे शुरू करा 2 धन 9 दूनी 18 बराबर से कितना आ गया 20। तो मतलब कि 10वें पद का मान कितना है यहाँ पर 20 है, आप खालिस्तान में लिख देंगे यहाँ पर 20। 5वें क्वेश्चन में यहाँ पर छात्रों भाज्य बराबर से भाज्य गुणित भागफल धन खालिस्तान होता है। तो छात्रों भाज्य बराबर से सूत्र होता है भाज्य बराबर से भाज्य गुणित भागफल धन खालिस्तान में होता है शेषफल। 6वां में यहाँ पर दिया है सभी वृत्त खालिस्तान होते हैं। तो छात्रों सभी वृत्त जो होते हैं समरूप यहाँ पर होते हैं। 7वें क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है यदि द्विघात समीकरण ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 का विविक्त कर क्या है ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल खालिस्तान होंगे। छात्रों यदि विविक्त कर जो है ऋणात्मक है तो समीकरण के मूल क्या होते हैं, समीकरण के मूल जो होते हैं वास्तविक नहीं यहाँ पर होते हैं। खालिस्तान में आप लिख लेंगे वास्तविक नहीं। अब देखिए छात्रों यहाँ पर आपको प्रश्न क्रमांक 3 आपको दिया गया है कि यहाँ पर देखिए आपको सही जोड़ी बनाना है। तो देखिए पहला आपको दी गई है ए एक्स प्लस बी। तो देखिए छात्रों यहाँ पर देखिए चर क्या है, चर है यहाँ पर एक्स की अधिकतम घात क्या है 1। जहाँ पर चर की अधिकतम घात 1 हो उसे हम कहते हैं रेखीय बहुपद या फिर एक घात का बहुपद। तो ये इसका जो है करेक्ट जो है सही जोड़ी बन जाएगी। दूसरा हमें यहाँ पर दिया है श्रेणी 3, 5, 7, 9 में सार्व अंतर कितना होगा। छात्रों देखिए मैंने आपको बताया था सार्व अंतर किस प्रकार से निकालते हैं। देखिए छात्रों सार्व अंतर का सूत्र होता है डी बराबर से द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो देखिए छात्रों यहाँ पर द्वितीय पद आपको दिया गया है 5 ऋण प्रथम पद आपको दिया गया है 3 बराबर से कितना आएगा यहाँ पर 2। तो देखिए 2 जो है इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा में दिया है 2 अक्ष धन 3 बाय बराबर 5 के हलों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पर अनंत होगी। अनंत प्रकार से जो है यहाँ पर हल हो सकते हैं। चौथा में दिया है x की घात 3 क्या है, देखिए छात्रों यहाँ पर चर क्या है x, अधिकतम घात कितनी है 3। जहाँ पर चर की अधिकतम घात 3 हो हम उससे कहते हैं त्रिघात बहुपद। 5वां में दिया है ए एक्स का 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 का विविक्त कर कितना होगा। छात्रों विविक्त कर का सूत्र होता है छात्रों बी का वर्ग ऋण 4ac। 6वां में दिया छात्रों श्रेणी ए धन डी ए धन 2d ए धन 3d का n पद। छात्रों देखिए n पद ज्ञात करने का सूत्र हमने यहाँ पर पढ़ा था ए धन n माइनस 1 इंटू डी। ये यहाँ पर छात्रों जो है सही जोड़ी यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाती है। अब 14 प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में यहाँ पर आपको उत्तर देना है। तो देखिए छात्रों पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है समरूप आकृतियों का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए छात्रों यहाँ पर हमने यहाँ पर समरूप आकृति को उदाहरण दे सकते हैं वर्ग या फिर वृत्त या फिर समबाहु त्रिभुज। आप कोई भी यहाँ पर एक उदाहरण लिख देंगे। मैंने यहाँ पर 3 उदाहरण लिख दिया हूँ समरूप आकृतियों का। दूसरा में आपको क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि क्या दिया गया आपको दूसरा क्वेश्चन रेखिक समीकरण युग्म a1 x धन b1 बाय धन c1 बराबर 0 a2x धन b2 बाय धन c2 बराबर 0 का कोई हल का नहीं का प्रतिबंध कर लिखिए, है ना। मतलब कि कोई हल नहीं का प्रतिबंध क्या होता है छात्रों, कोई हल नहीं का प्रतिबंध होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। मतलब कि जो a1 बटे a2 बराबर a1 बटे a2 को तो b1 बटे b2 को बराबर होगा, लेकिन ये दोनों c1 बटे c2 के बराबर यहाँ पर नहीं होंगे। तीसरे क्वेश्चन छात्रों में यहाँ पर दिया गया है दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान हो क्या कहलाती है। तो छात्रों वे कहलाती है क्या समरूप आकृति यहाँ पर जो है कहलाती है। आप इन्हें फटाफट यहाँ पर नोट करते जाइए और समझते जाइए। 14 क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है द्विघात समीकरण x की घात 3 धन x धन 1 बराबर 0 का विविक्त कर का मान यहाँ पर हमें लिखना है। तो देखिए छात्रों इसके विविक्त कर जो मान है ना, हम यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे छात्रों। तो देखिए मैंने आपको बताया था विविक्त कर का सूत्र क्या होता है छात्रों डी बराबर से बी का वर्ग ऋण 4ac। तो देखिए
बी का मान हमें यहाँ पर दिया है, बी मतलब कि एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक है यहाँ पर छात्रों एक, एक का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा ऋण 4 गुणित ए का मान है यहाँ पर ए यानी कि एक्स की घात 3 का गुणांक, तो यहाँ पर एक्स की घात 3 का गुणांक है एक गुणित सी मतलब कि अचर पद के यहाँ पर एक, तो देखिए बराबर से एक का वर्ग यानी कि एक ऋण 4 गुणित एक बराबर से कितना होगा यहाँ पर 4, तो देखिए ऋण 4 धन 1 कितना होगा यहाँ पर ऋण 3, मतलब कि जो ऋण 3 यहाँ पर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आप यहाँ पर लिख देंगे। पांचवा क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है द्विघात समीकरण का हमें यहाँ पर क्या लिखना है, मानक रूप लिखना है। तो छात्रों देखिए द्विघात समीकरण मतलब कि बे समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो 2 हो, बे के कहलाता है द्विघात समीकरण कहलाता है छात्रों। तो देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0। अब छठवां क्वेश्चन आपको दिया गया छात्रों कि यदि छठवां क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, समीकरण y बराबर 3x धन 5 में यदि y बराबर कितना हो 2 हो तो हमें यहाँ पर x का मान हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए छात्रों इसे हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो देखिए छात्रों समीकरण आपको दिया गया है y बराबर 3x धन 5, तो देखिए हमें y का मान जो है 2 रखना है और हमें x का मान हमें जो है प्राप्त करना है। तो देखिए छात्रों y का मान हमने यहाँ पर रख दिया 2 बराबर 3x धन 5, इसे हम आगे हल करेंगे। संख्या को हम एक तरफ कर लेंगे, तो देखिए 2 5 के 5 अंदर करें हमने ऋण का 5 हो गया बराबर 3x इधर बचा, तो देखिए ऋण 5 धन 2 ऋण 3 हो गया बराबर 3x। तो देखिए हमने यहाँ पर x का मान निकाला, तो देखिए ऋण 3 के बटे में यहाँ पर जो है 3 यहाँ पर ट्रांसफर हो गया, तो देखिए ऋण 3 बटे 3, ऋण 3 में 3 का भाग गया एक बार, तो देखिए x का मान जो है आपका कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर x का मान आपको जो है ऋण 1 यहाँ पर आपका प्राप्त होगा। सातवां क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते छात्रों, यहाँ पर समांतर श्रेणी आपको दी गई है 4,6,8 डेश 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 40 में पदों की संख्या पर आपको जो है बताना। तो देखिए छात्रों स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर देखिए एल यानी कि अंतिम सूत्र होता है यहाँ पर छात्रों एल बराबर से ए धन एन ऋण 1 इंटू डी। तो देखिए एल यानी कि अंतिम पद आपको दिया गया है 40, ए यानी कि प्रथम पद आपको दिया गया है 4, डी यानी कि सर्व अंतर किस प्रकार निकालेंगे, द्वितीय पद ऋण प्रथम पद बराबर से यहाँ पर जाएगा 2। तो देखिए ए का मान हमने रख दिया 40 बराबर से ए का मान 4 धन एन ऋण 1 इंटू डी बराबर 40, 4 75 कर दिया हमने इस तरफ, तो यहाँ पर होगा ऋण का 4 बराबर एन ऋण 1 इंटू डी। तो देखिए 40 में से 4 हटाया हमने कितना गया यहाँ पर 36 आ गया बराबर से एन ऋण 1 इंटू डी का मान कितना है यहाँ पर 2 है। तो देखिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं एन ऋण 1 का मान, तो देखिए 36 के बटे में यहाँ पर जो है 2 का भाग चला जाएगा, तो देखिए 36 में 2 का भाग जाएगा कितने बार 18 बार, और एन का मान हम पर निकालें तो देखिए 18 ऋण 1 का 75 कर देंगे दाएं तरफ कितना यहाँ पर धन का 1, तो देखिए एन का मान जो है हमें यहाँ पर 19 जो है प्राप्त यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार जो आपको छात्रों सभी प्रश्न को जो है हल करके देखना है। चलिए अब हम देख लेते हैं छात्रों यहाँ पर आपका प्रश्न 5 आपको दिया गया है सत्य या फिर असत्य आपको चुनकर लिखना है। तो छात्रों पहला प्रश्न आपको दिया गया है एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये कथन जो छात्रों क्या है सत्य है ना, सत्य कथन है। दूसरा में दिया है घात 1 के बहुपदों को द्विघात बहुपद कहते हैं, ये कथन क्या है असत्य है। घात 1 के बहुपदों को हम क्या कहते हैं रेखिक बहुपद या फिर एक घात बहुपद हम यहाँ पर कहते हैं। तीसरा में दिया है सभी समरूप आकृतियां सभी सर्वांग सम आकृति क्या होती है समरूप होती है, परंतु इसका विलोम जो है सत्य नहीं है। मतलब कि यहाँ पर ये कह रहा है कि सभी सर्वांग सम आकृति तो समरूप होती है लेकिन इसका विलोम यानी कि समरूप आकृतियां सर्वांग सम होती है, यह सत्य नहीं है। ये कथन क्या छात्रों सत्य है ना। मतलब कि सर्वांग सम आकृतियां जो है समरूप तो हो सकती है लेकिन समरूप आकृति जो है सर्वांग सम होना उनका आवश्यक नहीं है। चौथा में यहाँ पर देखते हैं एक द्विघात समीकरण ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 में दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि बी वर्ग ऋण 4 AC का मान जो है 0 से यहाँ पर छोटा हो। ये चिन्ह किसका होता है छात्रों छोटा का चिन्ह यहाँ पर होता है, तो ये कथन जो है असत्य है। ये कथन क्या है असत्य है। अब छात्रों हम यहाँ पर देखते हैं पांचवा क्वेश्चन आपको दिया गया है A1 बटे A2 बराबर बी बराबर नहीं है B1 बटे B2। तो इस स्थिति में रेखिक समीकरण युग्म A1x धन B1 बाय धन C1 बराबर 0
A2x धन B2y धन C2 बराबर 0 संगत होते हैं, तो ये कथन जो है क्या छात्रों, ये कथन जो है आपका सत्य है। अब छठवा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं बहुपद ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी के शून्यकों को गुणनफल कितना होता है छात्रों, सी बटे ए होता है, ये कथन सत्य है ना। शून्य को गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए और योग बराबर से होता है माइनस बी बटे ए। पहला क्वेश्चन आपको दिया है, जांच कीजिए कि 3x धन 1 2x ऋण 3 बराबर 2x ऋण 5 2x ऋण 1 द्विघात समीकरण है या नहीं। तो छात्रों द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0, यह द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो हमने यहाँ पर देखिए सवाल से जैसा कि वैसा यहाँ पर लिख दिया पहले स्टेप में। अब हम करते क्या है, अब हम यहाँ पर देखिए गुणा करते हैं, तो देखिए गुणा स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए छात्रों हम करते क्या है, हम यहाँ पर सबसे पहले करते क्या है, 3x को गुणा करते हैं हम 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 3 दूनी 6 x इंटू एक्स एक्स का वर्ग। फिर यहाँ पर देखिए 3x का गुणा हो गया ऋण 3 से, यहाँ पर आएगा ऋण 3 तिया 9 x। फिर 1 का गुणा 2x से यहाँ पर आएगा 2x, 1 का गुणा ऋण 3 से यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3। अब देखिए यहाँ पर आप समझेंगे 2x का गुणा 2x से 2 दूनी 4x इंटू एक्स एक्स का वर्ग, 2x का गुणा ऋण x से ऋण 2x हो गया, ऋण 5 का गुणा 2x से, तो देखिए ऋण 5 दूनी 10 x, फिर 5 ऋण 5 का गुणा ऋण x से यहाँ पर हो गया ऋण ऋण धन 5। तो देखिए अब हम करेंगे क्या, चर के हिसाब से जो है हम संख्या को जो है एडजस्ट करेंगे। तो देखिए 6x का वर्ग हमने यहाँ पर लिखा, 4x का वर्ग का पक्षांतर कर दिया हमने इधर। तो देखिए ना सॉरी हम यहाँ पर करेंगे क्या, फिर यहाँ पर हल करेंगे अगली स्टेप में। तो देखिए 6x का वर्ग ऋण 9x धन 2x, यहाँ पर हो गया ऋण 7x ऋण 3 बराबर 4x का वर्ग ऋण 2x ऋण 10x, यहाँ पर हो गया ऋण 12x धन 5। तो देखिए 6x का वर्ग 4x वर्ग का पक्षांतर कर रहे हैं हमने बाई तरफ, तो यहाँ पर हो गया ऋण 4x का वर्ग। फिर देखिए ऋण 7x का ऋण 7x लिखिए, 12x का पक्षांतर कर दिए धनों का 12x होगा। फिर देखिए ऋण 3 का ऋण 3 लिख दिए, धन 5 का पक्षांतर कर देते हुए ऋण का 5 हो गया बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर 6x का वर्ग ऋण 4x का वर्ग यहाँ पर जाएगा 2x का वर्ग, यहाँ पर ऋण 7x धन 12x यहाँ पर होगा 5x, ऋण 3 ऋण 5 ये होगा 8 बराबर 0। अब देखिए छात्रों यदि हम इस समीकरण की तुलना जो है द्विघात समीकरण के मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 करें, तो हमें जो मान प्राप्त यहाँ पर हो जाते हैं। जैसे कि देखिए एक्स वर्ग का मान प्राप्त होगा हमें यहाँ पर गुणांक प्राप्त होगा 2, एक्स का गुणांक प्राप्त होगा 5 और सी प्राप्त होगा ऋण 8। मतलब कि हम इसे जो है एक एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा का लिखित में उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है बिना स्पेस दिए learnclub.it.blogspot.com। इसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद आपको ऊपर दी गई 3 लाइन पर क्लिक करना है। अब नीचे की ओर प्लेलिस्ट खुल जाएगी, इसमें से आपको एमपी बोर्ड टर्मिनल एग्जाम पेपर एंड सॉल्यूशन पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप त्रैमासिक परीक्षा का लिखित में उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब कि क्या है द्विघात समीकरण छात्रों यहाँ पर हो जाएगा। इस प्रकार जो छात्रों आपका पहले प्रश्न का आपको हल करना है। अब प्रत्येक क्वेश्चन का आपको समझा रहा हूँ ताकि आप जो समझ भी सके और आप जो याद भी कर सके अच्छे से। अब दूसरे क्वेश्चन में आपको छात्रों करना क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 250 का आवाज गुणनखंड यहाँ पर निकालना। तो देखिए छात्रों 250 का हम यहाँ पर आवाज गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए 250 लिखा हमने, इसमें सबसे पहले हम 2 का भाग देते हैं। अभाज्य मतलब कि ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं और 2 के अलावा किसी और संख्या का भाग न जाए। जैसे देखिए छात्रों जैसे जो 5 है, 5 में 5 और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं आता है, उसे हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए छात्रों 250 हमने लिखा, 2 में भाग देते थे। तो देखिए 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 बचा 1, 0 में जुड़ेगा 2 पंचे 10। फिर हम देते हैं 5 से भाग, तो देखिए 5 दूनी 10 बचा 2, 5 में जुड़ेगा तो देखिए 55 25 यहाँ पर हो गया। फिर 55 25 5 एकम 5। तो देखिए छात्रों 250 के यहाँ पर आवाज गुणनखंड निकल गए क्या, 2 गुणित 5 गुणित 5। अब अगला क्वेश्चन छात्रों हम यहाँ पर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको छात्रों समरुद्ध त्रिभुज की परिभाषा बता देंगे। तो देखिए समरुद्ध त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनका आकार तो समान होता है लेकिन उनके आकार भिन्न हो सकते हैं, है ना। जिनका क्या आकार तो समान होता है लेकिन उनके माप लिखेंगे आप यहाँ पर आकार की जगह क्या लिखेंगे, माप। जिनके माप तो यहाँ पर भिन्न हो सकते हैं। सभी संभावित त्रिभुज किसी भी भुजा की लंबाई के वर्ग वस्तु के उदाहरण है। दूसरे शब्दों में यदि 2 त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत कोण सर्वांग सम होते हैं और संगत भुजा की होती है समान अनुपात में होती है। हम यहाँ त्रिभुज की समरूपता को इस चिन्ह से निरूपित करते हैं। मतलब कि समरूप त्रिभुज यानी कि 2 त्रिभुज होते हैं समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण या सर्वांग सम होते हैं। मतलब कि एक जैसे उनके आकार होते हैं लेकिन माप जो है भिन्न यहाँ पर हो सकती है।
अगले क्वेश्चन में छात्रों हमें यहाँ पर जो है बहुपद जो आपको दिख रहा है इसका हमें शून्य ज्ञात करना। तो देखिए हम गुणनखंड विधि से यहाँ पर शून्य ज्ञात करते हैं। तो देखिए बहुपद पी एक्स बराबर लिखा हमने एक्स का वर्ग धन 7x धन 10 करने के छात्रों हमें 37 को हमें एक से दो पदों में तोड़ना है कि 10 और x वर्ग का गुणा करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 10x का वर्ग, और जोड़ने घटाने पर हमें जो 7x जो है हमें यहाँ पर जो है पूरा प्राप्त हो जाए। तो देखिए हम 7x को ऐसे दो पदों में तोड़ते हैं धन 5x और धन 2x में। तो देखिए गुणा करने पर देखिए छात्रों धन का धन आएगा यहाँ पर 5 दूनी 10 एक्स इंटू एक्स एक्स का वर्ग। तो देखिए छात्रों आप पहली शब्द जो है पूरी हो जाती है, और यदि हमें इसे जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा 7x जो हमें पूरा पुनः प्राप्त जो है हमें यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए इस पदों में हम तो यहाँ पर तोड़ सकते हैं। पहले दो पदों से हम देखिए छात्रों यहाँ पर क्या करेंगे, पहले दो पदों से हम यहाँ पर जो है एक्स कॉमन ले लेंगे। तो देखिए एक्स कॉमन ले लिया हमने, अंदर बचा एक्स धन 5। इन दोनों पदों में से हमने यहाँ पर दो कॉमन ले ली तो अंदर बचा यहाँ पर एक्स धन 5। तो देखिए दो गुणनखंड हमें यहाँ पर प्राप्त हुए एक्स धन 2 और एक्स धन 5। तो देखिए इसके बराबर में छात्रों जो है हम यहाँ पर शून्य ले सकते हैं। तो देखिए शून्य लेने पर यहाँ पर देखिए एक्स का मान जो है पक्षांतर करने पर ऋण 2 प्राप्त होगा, और यहाँ पर दूसरे एक्स का मान हमें जो है ऋण 5 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। मतलब छात्रों देखिए हमें शून्य जो है दो शून्य हमें यहाँ पर प्राप्त हुए, कौन कौन से, ऋण 2 और ऋण 5। अगला क्वेश्चन छात्रों हम यहाँ पर देखते हैं समांतर श्रेणी 21 18 15 कोमा डैश 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 का कौन सा पद जो है ऋण 81 यहाँ पर होगा। तो देखिए छात्रों हम यहाँ पर जो पद याद करना, तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रथम पद यानी कि ए का मान कितना है 21 है, और डी यानी कि सर्वांतम कैसे निकालेंगे छात्रों, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। 18 में से हम 21 को हटा देंगे तो छात्रों यहाँ पर ऋण 3 हमें प्राप्त हो जाएगा, और ए एन यानी कि पद हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए पद यहाँ पर क्या दिया है ऋण 81। तो हमें यहाँ पर छात्रों जो है सूत्र लगा देंगे ए एन बराबर से ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए ए एन का मान रख दिया हमने ऋण 81 बराबर ए का मान 21 धन एन माइनस वन इंटू डी का मान हमने रख दिया यहाँ पर क्या ऋण 3। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा ऋण ऋण 81 21 का 75 कर दे ऋण 21 हो गया बराबर से, और ऋण 3 का जो गुणा है हमने एन ऋण 1 में यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर देखिए जोड़ने पर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 102 बराबर ऋण 3 एन माइनस 1। तो देखिए ऋण से ऋण यहाँ पर कैंसिल हो गया, 102 में 3 का भाग चला जाएगा 34 बार। तो देखिए एन ऋण 1 बराबर आ गया 34। तो देखिए एन बराबर से यहाँ पर हो जाएगा 34 धन 1। तो यहाँ पर दो छात्रों 35 यहाँ पर हमें जो प्राप्त हो जाएगा। तो एन का मान कितना है छात्रों, यहाँ पर जो है 35 हमें प्राप्त हो जाएगा, मतलब कि कौन सा पद है बे 35वां पद यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन छात्रों हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया है आपको। हमें यहाँ पर बहुपद जो आपको दिया है इसके शून्य ज्ञात करना बहुत ही ईजी है। तो देखिए हम लेते हैं 4u का वर्ग धन 8u के बराबर में हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं। तो देखिए इन दोनों पदों में से हम यहाँ पर 4u कॉमन ले लेते थे, तो अंदर बचेगा यहाँ पर u धन, है ना, यहाँ पर 8u में 4u का भाग चले जाएगा यहाँ पर 2 बार, और 4u के वर्ग में 4u का भाग जाएगा u बार। तो देखिए u धन 2 अंदर आ गया। तो देखिए बराबर में हमने 0 ले लिया, मतलब कि 4u के बराबर भी 0 हो सकता है, या फिर u धन 2 के बराबर भी यहाँ पर जो है 0 हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ से u का मान निकालेंगे तो देखिए 0 के बटे में यहाँ पर 4 चला जाएगा, मतलब कि यहाँ पर जो है 0 में प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर u का मान जो है हमें ऋण 2 जो है प्राप्त हो जाएगा। तो शून्य हमें क्या क्या प्राप्त होंगे 0 ऋण 2। अगला क्वेश्चन हम छात्रों हम यहाँ पर देखते हैं दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है कोई पूर्णांक है। छात्रों देखिए हम देखिए भाजक यहाँ पर मान लेते हैं क्या 2, भागफल यहाँ पर हम मान लेते हैं q, तथा धनात्मक पूर्णांक भाज्य बराबर a मान लेते हैं, तथा शेषफल बराबर से हम यहाँ पर a r मान लेते हैं। तो देखिए छात्रों समीकरण क्या बनेगा, भाज्य बराबर से भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। तो देखिए भाज्य क्या है a बराबर भाजक 2 गुणित भागफल q धन शेषफल r। समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 में हम क्या रखते हैं r बराबर से 0 और 1 रखकर हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर क्या होगा छात्रों, a का मान जो है 2q प्लस r का मान 0, और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर a बराबर टी क्यू हम इसे लिख सकते हैं, जो कि क्या होगा छात्रों धनात्मक संपूर्णांक यहाँ पर होगा, है ना, और यहाँ पर 2q प्लस 1 ये क्या होगा धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पर होगा। अतः 2q
धनात्मक संपूर्णांक तथा 2q+1 क्या धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पर है। अब आप पूछ रहे होंगे छात्रों कि हमने जो है 0,1 ही क्यों रखे, तो देखिए जो एक है यहाँ पर अधिकतम मान, इसलिए हमने यहाँ पर जो है 0,1 रखकर यहाँ पर देखिए। और 2q है, 2q में मतलब कि हम यदि q का भाग लगाए तो जो है 2 बार जाएगा, मतलब कि 2 क्या है, सम है, सम यहाँ पर होगा, तो धनात्मक संपूर्णांक यहाँ पर होगा। और 2q+1 में हम जो है एक q का भाग लगाते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भाग नहीं जाएगा, मतलब कि क्या होगा, विषम पूर्णांक यहाँ पर होगा। तो अतः 2q धनात्मक संपूर्णांक तथा 2q+1 क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पर होगा। अगले क्वेश्चन में छात्रों हमें यहाँ पर पुनः जो है बहुपद को शून्य ज्ञात करना। तो देखिए बहुपद आपको दी गया है टी का वर्ग ऋण 15 बराबर 0। तो देखिए जो टी का वर्ग ऋण 15 है, इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, टी धन करनी 15 और टी ऋण करनी 15, क्योंकि देखिए छात्रों ए धन बी इंटू ए ऋण बी बराबर से होता है ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग। मतलब कि यदि हम इसे हल करें तो देखिए क्या होगा, टी का वर्ग ऋण करनी 15 का वर्ग। तो देखिए वर्ग से करनी कट जाएगी, तो यहाँ पर जो है टी स्क्वायर का ऋण 15 जो हमें यहाँ पर पुनः प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि हम जो है इसे इस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर देखिए टी धन करनी 15 बराबर 0 हो सकता है, या फिर टी ऋण करनी 15 बराबर भी यहाँ पर 0 हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर टी का मान आ जाएगा ऋण का करनी 15, और यहाँ पर टी का मान आ जाएगा करनी धन का करनी 15। तो देखिए छात्रों शून्य हमें प्राप्त हो जाएंगे ऋण करनी 15 और धन करनी 15। अगले क्वेश्चन में छात्रों हमें यहाँ पर व्याख्या करनी है कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 के भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या मतलब कि ऐसी संख्या है जिनमें किसी भी संख्या का जो है भाग जा सकता है। तो देखिए छात्रों है ना, किसी भी संख्या का भाग जा सकता है। और अभाज्य संख्या मतलब कि ऐसी संख्या जिनमें स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले जो आपको पद दी गया है 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13, इनको छात्रों तो सब जोड़ने गुणा करने पर 1014 यहाँ पर आएगा। तो देखिए हम करते क्या है, यहाँ पर धन का चिन्ह लगा है, मतलब कि हम यहाँ पर जो है कॉमन ले सकते हो। देखिए इन दोनों पदों में से जो है हम यहाँ पर 13 कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा 7 गुणित 11 गुणित 1 धन 1। तो देखिए 13 अंदर बचेगा 11 सत्तर 77 धन 1। तो देखिए 13 गुणित यहाँ पर 78, दोनों संख्या के छात्रों भाज्य संख्या है। मतलब कि इनमें जो है यदि हम इनका गुणा करेंगे तो देखिए जो 1015 आएगा, ये जो भाज्य संख्या यहाँ पर होगी। मतलब कि इसमें किसी भी संख्या का यहाँ पर जो है भाग जा सकता है। दूसरे पद हम यहाँ पर लेते छात्रों, क्या दिया आपको 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5। तो छात्रों यहाँ पर देखिए हम इन दोनों पदों से जो है 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए 5 को कॉमन ले लेने पर अंदर बचेगा 7 गुणित 6 गुणित 1 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 1। तो देखिए 5 अंदर में देखिए इनको गुणा करने पर यहाँ पर आ जाएगा 1008 धन 1। तो देखिए 5 गुणित 1009, यदि आप इनका गुणा करेंगे छात्रों जो संख्या आपको प्राप्त होगी वे क्या प्राप्त होगी, आपको भाज्य संख्या प्राप्त होगी। मतलब कि उसमें किसी भी संख्या का यहाँ पर जो है भाग जा सकता है। अब छात्रों अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आखिरी क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें आपको 8, 9 और 25 का एचसीएफ ज्ञात करना। तो देखिए सबसे पहले हम 8, 9, 25 के अभाज्य गुणनखंड निकालना। छात्रों देखिए इस प्रकार हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 8 में 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 4 में 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 में 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। फिर इसी प्रकार देखिए 9 में 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार, 25 में 5 बार जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। तो देखिए 8 के अभाज्य गुणनखंड निकले यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब कि हम इसे ले सकते हैं 2 3 बार, हम इसे 2 की घात 3 ले सकते हैं, गुणित यहाँ पर हम 1 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए इसी प्रकार देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 3, तो 3 2 बार तो हम इसे लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणित 1। तो देखिए अगला 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणित 5, 5 2 बार तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की घात 2 गुणित 1 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। एचसीएफ मतलब कि ओवेनिष्ठ संख्या में सबसे छोटी घात का गुणनफल। छात्रों देखिए यहाँ पर ओवेनिष्ठ यानी कॉमन क्या है, 1 है, तो मतलब कि हमने यहाँ पर जो है 1 लिख दिया, ये आपका एचसीएफ हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम दिखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 विषय गणित कक्षा 10वीं 3 अंक के प्रश्नों का हल। तो छात्रों यूट्यूब पर जो है पेपर जो बहुत वायरल हो रहा है, वायरल पेपर का मैं यहाँ पर हल लेकर आ चुका हूँ। यूट्यूब पर जो है पेपर जो वायरल हो रहा था तो मैंने भी उसे देखा, दावा किया जा रहा है कि इसमें से आपका जो है पूरा फंसेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए इसका हल बना दूं। छात्र जो है आपको इससे अच्छे से तैयार कर लेना है, और मैं ये आपको गारंटी नहीं दे सकता कि आपको जो है इसमें से ही पूरा आएगा।
और यदि नहीं आया तो हमारी इसमें कोई जवाबदारी नहीं होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल के भरोसे पूरा नहीं रहना है। वो तो आपका प्रेम और सपोर्ट है कि आप हमारे वीडियो को इतना प्यार दे रहे हो और आप हमारे पास समझने के लिए आ रहे हो। हम आपको समझाते हैं, ना किसी में आपको रटवाते हैं। हमारा काम है आपको समझाने का। तो आपको जो है छात्रों वीडियो को जो है पूरा देखना है और इन सवालों को जो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। एक एक प्रश्न को जो छात्रों रट जाना चाहिए आपको, एक एक प्रश्न को यहाँ पर हल करके देख लेना है 5-5 बार। छात्रों यदि आप इसे तैयार कर लेते तो छात्रों हो सकता है आपका यदि इसी के आधार पर यहाँ पर आपका पेपर निकल रहा है, हो सकता है आपको जो अंक जो वैल्यू है वे आपको बदल दिया है और कुछ आपको बदल दिया है। छात्रों आपको जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। छात्रों देखिए 3 अंक वाले प्रश्नों के यहाँ पर हल लिख रहे हैं हम। तो छात्रों देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, साथ ही में और इसके साथ ही हमने यहाँ पर और जो अंक वाले हैं इसके जो सारे पार्ट है उसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप उन्हें भी जाकर यहाँ पर देख सकते हैं इस बार वाले पेपर की। तो सारे जो हम हल कराने वाले हैं आपको। तो छात्रों देखिए पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको बिल्कुल विधिवत समझाऊंगा यहाँ पर। पहले क्वेश्चन आपको दिया गया है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, अंतिम पंक्ति में कितने 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में हमें कुल कितनी पंक्तियां ये ज्ञात करना है। छात्रों इस सवाल को जो है हम समांतर श्रेणी के माध्यम से ज्ञात करेंगे। इसमें हमें पंक्तियां यानी कि हमें इसमें पद याद करना था। आइए हम इस सवाल को हल करते हैं। तो देख छात्रों क्या दिया है हमें, फूलों की क्यारियों में पंक्तियों में पौधों की संख्या। तो देख छात्रों एपी यानी कि समांतर श्रेणी बराबर से, देखिए छात्रों यहाँ पर आपको पहली पंक्ति दी गई है, पहली पंक्ति में 23, दूसरी में 21, तीसरी में 19, आखिरी में 5। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा 23, 21, 19 डैश 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 अंतिम 5, यानी कि पहला पद है इसका 23, दूसरा है 21, तीसरा है 19, अंतिम है 5। तो देखिए छात्रों जहाँ प्रथम पद ए बराबर से दिया है आपको 23। तो देख छात्रों अब हम निकालते सार्वंतर डी, सार्वंतर बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। छात्रों देखिए यहाँ पर द्वितीय पद क्या है 21 है ऋण, प्रथम पद है यहाँ पर 23। तो देखिए यहाँ पर डी का मान आ गया हमारे पास ऋण का 2। अब देखिए छात्रों तथा आपको अंतिम पद ए एन बराबर से कितने दिया है 5। तो छात्रों हमें सिर्फ पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब कि पद की संख्या में आप पर ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी का एन पद का सूत्र होता है ए एन बराबर से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए छात्रों ए एन का मान आपको दिया है 5 बराबर से है ना, ए का मान दिया है 23 धन एन ऋण 1 इंटू डी का मान आपको दिया है ऋण 2। तो देखिए संख्या 75 कर दिया हमने, 5 23 के 75 कर दिया तो हमने देखिए छात्रों ये ऋण का 23 हो गया बराबर से ऋण 2 को कूड़ा कर दिया हमने एन ऋण एक से, तो यहाँ पर आ गया ऋण 2n धन 2। तो देखिए छात्रों ऋण 23 और धन 5 यहाँ पर हो गया ऋण का 18 बराबर ऋण 2n धन 2। अब आगे हम करते कि छात्रों यहाँ पर देखिए ऋण का 18 है बराबर से ऋण 2n धन 2। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर फिर संख्या का हम 75 कर देंगे। तो देखिए 2n के 75 कर दिया हमने बाएं तरफ, ये धन का 2n हो गया बराबर से धन का 2 का धन का 2, ऋण 18 का 75 कर देते तो ये धन का 18 हो गया, 2n बराबर से 18 धन 2 20 हो गया। n का मान निकाले तो देखिए 20 के बट्टे में यहाँ पर चल आएगा 2। तो देखिए यहाँ पर 20 से जो 2 है वे 10 बार यहाँ पर जो है कट जाएगा। तो देखिए छात्रों यहाँ पर जो है n का मान यानी कि जो पद का मान है वे कितना आ गया हमारे पास 10 हमें जो है प्राप्त यहाँ पर हो जाता है। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः क्यारी में कुल पंक्ति कितनी है 10 पंक्ति है। छात्रों आपको बिल्कुल छात्रों जो है विधिवत जो है सवाल को समझना है और आपको इसे हल करके देखना है। तो उम्मीद है आप सभी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा हो तो आप इस वीडियो की लाइक बटन जरूर से दबा देना और फ्रेंड को इतना शेयर करिए कि है ना ये वीडियो जो है वायरल हो जाना चाहिए। 5000 कम से कम इसका लाइक टारगेट रखते हैं। यदि आप पूरा कर दोगे तो आपको जो है इसका PDF भी यहाँ पर सोल्यूशन मिल जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिखता है 2 ऐसी संख्या ज्ञात करो जिनका योग 27 हो तथा गुणनफल कितना हो 182 हो। तो छात्रों देखिए हमें यहाँ पर 2 संख्या ज्ञात करनी। तो देखिए मान लेते हैं हम पहली संख्या कितनी है x है। तो देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है दोनों संख्या का योग कितना होना चाहिए 27 यहाँ पर होना चाहिए। मतलब कि हम लिख देते हैं तब पहली संख्या सवाल के अनुसार हम यहाँ पर हल करते थे तब पहली संख्या धन दूसरी संख्या बराबर कितनी दी है आपको 27 यहाँ पर दी है। और इससे पहले छात्रों यदि आपको भरोसा नहीं हो रहा था इससे पहले जो हमने आपको पेपर बताया था
इंग्लिश और हिंदी का आप देख सकते हो उसमें से कितना फंसा है। लगभग आपको 60 to 70% यहाँ पर फंसा है। इतनी मैंने आपको गेसिंग दी था, इसलिए आप जो है इसे भी पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है आपको पेपर देखने को मिल रहा है कल परीक्षा में। तो देखिए पहली संख्या हमारे पास क्या थी, x थी, धन दूसरी संख्या में ज्ञात करना है, बराबर कितना दिया है 27 दिया है। तो हम यहाँ से दूसरी संख्या लिख देंगे, दूसरी संख्या हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 27 और x के 75 कर देंगे हम दाएं तरफ, तो ये ऋण x हो जाएगा। तो देखिए मान लेंगे दूसरी संख्या बराबर से कितनी आएगी 27 ऋण x यहाँ पर हो जाएगी। तब प्रश्न अनुसार हम देखते हैं छात्रों, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, दोनों संख्या का गुणनफल कितना हो 182 हो, मतलब कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर से 182। तो देखिए पहली संख्या x इंटू दूसरी संख्या 27 ऋण x बराबर से 182। तो देखिए x के गुण कर देंगे हम अंदर में। तो देखिए x इंटू 27 यहाँ पर हो गया 27 इंटू एक्स, ऋण का ऋण x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर बराबर से 182। 182 पर 76 कर देंगे हम बाई तरफ, तो यहाँ पर धन का 182 हो जाएगा, बराबर से हम जीरो यहाँ पर ले लेंगे। छात्रों यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण यहाँ पर बन गया है। इस द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए x का वर्ग बराबर से देखिए यहाँ पर x का वर्ग ऋण 27x धन 182 बराबर जीरो। तो देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं कि छात्रों ऋण 27x को हम ऐसे दो पदों में तोड़ते हैं कि इन दोनों को गुणा करने पर कितना जाए 182 x का वर्ग हमें जो है प्राप्त हो जाए, और जोड़ने घटाने पर हमें जो ऋण 27x है वे हमें जो है पुनः यहाँ पर प्राप्त हो जाए। तो देखिए छात्रों हम इसे ऐसे दो पद ऋण 14x और ऋण 13x में यहाँ पर हम तोड़ देते हैं। तो देखिए यदि आप इनका गुणा करेंगे तो देखिए ऋण ऋण यहाँ पर कितना आएगा, धन हो जाएगा, और 14 में 13 गुणा करेंगे तो आपका आएगा 182। x इंटू एक्स यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग। पहली शर्त यहाँ पर संतुष्ट हो गई। और यदि आप इसे जोड़ेंगे तो देखिए ऋण 14x और ऋण 13x यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऋण का 27x हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। दूसरी शर्त भी जो है यहाँ पर जो है पूर्ण यहाँ पर हो जाती है। अब हम करते क्या है, पहले दो पदों से हम यहाँ पर x को कॉमन ले लेते, तो देखिए अंदर बचेगा x ऋण 14। दूसरे इन दोनों पदों से हम यहाँ पर ऋण 13 कॉमन ले लेते, तो अंदर बचेगा x ऋण चलेगा बाहर, तो यहाँ पर बचेगा ऋण ऋण 182 में 13 का भाग जाएगा 14 बार। तो देखिए बराबर जीरो। देखिए यहाँ पर दो गुणनखंड हमें प्राप्त हुए, x ऋण 14 और x ऋण 13 बराबर जीरो। अब हम करते क्या है, x ऋण 14 के बराबर में भी हम जीरो ले लेते हैं, और x ऋण 13 के बराबर में भी छात्रों हम जो है यहाँ पर जीरो ले लेंगे। तो देखिए x ऋण 14 बराबर जीरो तथा x ऋण 13 बराबर जीरो। तो देखिए यहाँ से x का मान निकल गया है 14 और यहाँ से x का मान निकल गया है 13। अतः हमें दो संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। पहली संख्या क्या होगी छात्रों 14 हुई, और दूसरी संख्या हमें यहाँ पर 13 जो है प्राप्त यहाँ पर हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, गुणनखंड विधि से समीकरण x का वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर जीरो का आपको जो है मूल ज्ञात करना है। तो छात्रों देखिए यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण के दिया है, द्विघात समीकरण आपको दिया है x का वर्ग ऋण 3x ऋण 10 बराबर जीरो। हमें से जो है गुणनखंड विधि से हल करना है, जैसे हमने ऊपर ज्ञात करे। तो देखिए छात्रों जैसे कि आपको करना क्या है, बीच वाले पद को आपको ऐसे दो पदों में तोड़ना है कि ऋण 10 और x का वर्ग का गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर ऋण 10 x का वर्ग जो है हमें प्राप्त हुआ है, और जोड़ने घटाने पर जो है ऋण 3x जो है हमें पुनः यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो देखिए हम इसे ऐसे दो पद ऋण 5x धन 2x में यहाँ पर तोड़ देते हैं। तो देखिए छात्रों ऋण 5x और 2x का गुणा करने पर हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, ऋण 5 दूनी 10 x इंटू एक्स, एक्स का वर्ग। देखिए पहली शर्त यहाँ पर जो है पूरी हो जाती है, और यदि हम इसे घटाएंगे तो देखिए ऋण 5x धन 2x यहाँ पर जाएगा ऋण का 3x। तो देखिए छात्रों दूसरी शर्त भी जो है हमारी जो है पूर्ण यहाँ पर हो जाती है। तो मतलब कि हमने इसे तोड़ दिया। तो देखिए पहले के दो पदों में से हम यहाँ पर ले लेते हैं कॉमन, x अंदर बचेगा x ऋण 5। दूसरे पद में से हम कॉमन लेते हैं 2 धन 2, अंदर बचेगा देखिए यहाँ पर बचेगा 2x में 2 का भाग दिया, तो अंदर बचेगा x ऋण 10 में 2 का भाग दिया हमने, यहाँ पर आ गया 5 बराबर से जीरो। तो देखिए छात्रों यहाँ पर हमारे पास जो है दो गुणनखंड जो है टूट जाएंगे। तो देखिए पहले गुणनखंड होगा हमारे पास x ऋण 5 और दूसरे गुणनखंड हमारे पास x धन 2 बराबर जीरो। तो देखिए अब x ऋण 5 बराबर जीरो तथा x धन 2 बराबर जीरो। तो देखिए x का मान यहाँ से निकल जाएगा 5 तथा x का मान यहाँ से निकल जाएगा ऋण का 2। अतः समीकरण के मूल हमें प्राप्त हो जाएंगे x बराबर से 5 ऋण 2। और द्विघात समीकरण के छात्रों अधिक से अधिक यहाँ पर दो मूल हमें प्राप्त होते थे। तो देखिए छात्रों हमें यहाँ पर जो है दो मूल यहाँ पर जो है प्राप्त हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया छात्रों, ज्ञात कीजिए कि रेखिक समीकरण युग्म जो है x ऋण 3y ऋण 3 बराबर जीरो, 3x ऋण 9y ऋण 2 बराबर जीरो का एक अद्वितीय हल है। कोई हल नहीं है, यह अनेक हल है। हमें इनमें से कोई भी जो है यहाँ पर ज्ञात करना है कि क्या होता है। तो देखिए छात्रों तीनों हमें जो है ज्ञात करना है। तो देखिए हमें क्या दिया है छात्रों, रेखिक समीकरण युग्म हमें समीकरण दिया गया है x ऋण
एक्स को हम लिख सकते हैं 1x ऋण 3y ऋण 3 बराबर 0, समीकरण 1 हमने से मान लिया। और 3x ऋण 9y ऋण 2 बराबर 0 हमने से समीकरण 2 मान लिया। अब हम करते क्या है, समीकरण 1 बाय 2 की तुलना मानक समीकरण a1x धन b1 बाय धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2 बाय धन c2 बराबर 0 से करने पर। तो छात्रों a1x मतलब कि यहाँ पर जो है हम x का गुणांक लिखेंगे, x का गुणांक है यहाँ पर छात्रों a1 बराबर से 1, फिर b1 मतलब कि y का गुणांक है यहाँ पर ऋण 3, c1 बराबर से कितना है ऋण 3। इसी प्रकार देखिए छात्रों यहाँ पर a2 कितना होगा, a2 बराबर से होगा यहाँ पर 3, b2 बराबर से होगा ऋण का 9 और c2 बराबर से यहाँ पर जाएगा ऋण का 2। अब हम करते क्या, हम यहाँ पर जो है शर्त लगा देते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं a1 बटे a2 मतलब कि देखिए यहाँ पर a1 कितना है 1 बटे a2 कितना है 3, तो देखिए यहाँ पर आ गया 1 बटे 3। b1 बटे b2 बराबर से कितना होगा ऋण 3 बटे ऋण 9 मतलब कि माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर जाएगा 9 में 3 के पास जाएगा 3 बार, तो देखिए यहाँ पर आएगा 1 बटे 3। इसी प्रकार देखिए छात्रों c1 बटे c2 बराबर से कितना आएगा ऋण 3 बटे ऋण 2, ऋण से माइनस कैंसिल यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आएगा 3 बटे 2। तो छात्रों देखिए मतलब कि देखिए छात्रों यहाँ पर जो है छात्रों a1 बटे a2 दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों जो है c1 बटे c2 के बराबर नहीं है। मतलब कि देखिए यहाँ पर जो समीकरण को कोई हल नहीं होता, उसका यहाँ पर समीकरण क्या होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 को, ये यहाँ पर जो है। नमस्कार छात्रों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये जो वायरल पेपर है त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 बीसी गणित कक्षा 10वीं का, इसका मैं आपके लिए हल लेकर आ चुका हूँ। इसमें मैं आपको 4 अंक वाले प्रश्नों का हल बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है हल, तो यदि आप उन भागों को भी देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को यहाँ पर देख सकते हो। ये पेपर जो है खूब वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए इसका सोल्यूशन बना दिया है, वो भी बेहतरीन तरीके से समझाते हुए। तो छात्रों एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि आपको जो है यूट्यूब पर किसी भी वीडियो पर पूरा भरोसा नहीं करना है, आप बस उनकी तैयारी कर लीजिए। आप जो मैं आपको प्रश्न देने वाला हूँ पूरा आप इनको तैयार कर लीजिए, हो सकता है आपको परीक्षा में देखने को मिल रहा है। यदि परीक्षा में नहीं आते तो इसमें है ना, इसमें हमारी जवाबदारी नहीं होगी यदि नहीं आते हो तो, लेकिन आपको जो है तैयार कर लेना है, सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और साथ ही में आपको अपनी जो पढ़ाई है IMP प्रश्नों की वो भी आपको कंटिन्यू करते रहना है। चलिए शुरू करते हैं छात्रों। तो 4 अंक वाले प्रश्नों का हम यहाँ पर हल देखने वाले, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करो। यहाँ पर हमें जो समीकरण आपको दिख रहा है x धन y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर 4, इसे आपको हल कर लेना है। और छात्रों यदि आपको लग रहा है कि ये पेपर जो है ना, ये मतलब कि इसमें से नहीं आ सकता है, तो हमारी जो ये हमारी गेसिंग है ना, हो भी सकता है आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि इससे पहले यदि आपने वीडियो देखा होगा 10वीं के इंग्लिश और हिंदी के, उसमें आपका लगभग 60 to 18% यहाँ पर आपको जो है फंसा था। तो आपको इसे भी आपको तैयार कर लेना है, हमारी गेसिंग जो है फेल नहीं जाती है, कुछ ना कुछ तो आपको जरूर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख छात्रों हमें समीकरण दिया गया है x धन y बराबर 5 समीकरण 1 हमें दिया है, और 2x ऋण 3y बराबर 4 ये हमें समीकरण 2 दिया है। छात्रों हम विलोपन विधि में करते क्या है, हम जो समीकरण दिख रहा है इसमें हमें x या फिर y की वैल्यू जो है बराबर करनी पड़ती है, ताकि जो है वह कैंसिल हो जाए। या तो हम इसके लिए x की वैल्यू बराबर कर सकते हैं, फिर हम इसमें y की वैल्यू हम बराबर कर सकते हैं। तो हम इसमें करते क्या है, x के गुणांक जो है बराबर कर देते थे। तो हमें x के गुणांक बराबर करने के लिए हमें करने के पड़ेगा, जो आपको दिख रहा है 2, इससे हम समीकरण 1 में सभी पदों में गुण कर देंगे। और इसमें जो आपको x का गुणांक दिख रहा है 1, इसका हम समीकरण 2 के सारे पदों में हम यहाँ पर गुणा कर देंगे और फिर हम उसे घटा देंगे। तो देखिए छात्रों यहाँ पर हम करेंगे क्या, देखिए हम ऊपर समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो गया 2x धन 2y बराबर से 5 दूनी यहाँ पर 10 हो गया, और नीचे हम 1 के गुणा कर देंगे तो यहाँ पर जो का वही रहेगा। तो देखिए 2x ऋण 3y बराबर 4। अब देखिए यहाँ पर हाई क्या छात्रों, देखिए यहाँ पर धन वाली संख्या तो ये ऋण की हो जाएगी, यहाँ पर ऋण है तो यहाँ पर धन हो जाएगा, यहाँ पर धन है तो यहाँ पर ऋण हो जाएगा। तो देखिए प्लस 2x से माइनस 2x यहाँ पर कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए धन 3y और धन 2y यहाँ पर हो गया 5y बराबर धन 10 और धन ऋण 6 बराबर हो गया 6। तो देखिए y का मान यहाँ पर निकल गया है 6/5। तो y का मान कितना निकला है 6/5 यहाँ पर निकल गया है। अब हम करते कि छात्रों y का मान जो निकला है इसे हम या तो हम समीकरण 1 में रख सकते हैं, फिर समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो देखिए छात्रों हम इसे समीकरण 1 में रख दे रहे। तो देखिए समीकरण 1 हमें यहाँ पर दिया है x धन y बराबर 5। तो देखिए हम यहाँ पर y का मान 6/5 यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए x धन y का मान 6/5 बराबर से 5, संख्या एक तरफ, तो देखिए x बराबर 5 का 5, 6/5 का 5 छात्र कर दिया हमने इस तरफ, तो हो गया 6 में ऋण का 6/5। तो देखिए 5 बटे में हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है लघुत्तम कितना आ गया, बटे में 5 आ गया है। और यहाँ पर देखिए
5 में 1 का भाग जाता है, 5 बार 5 का गुणा होगा, ऊपर के 5 से यहाँ पर आ गया 25 ऋण 5 में 5 का भाग जाएगा, एक बार 1 का गुणा होगा, ऊपर के 6 से यहाँ पर आएगा 6। तो देखिए 25 ऋण 6 बराबर होगा 19/5। तो देखिए अतः एक्स का मान कितना निकला है 19/5 और वाई का मान निकला है यहाँ पर 6/5। तो हमने यहाँ पर 100 दोनों का मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन आपको दिया है, हमें इसमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो है समीकरण को हमें यहाँ पर हल करना है। तो देखिए समीकरण आपको दिया है, यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं। दिया है समीकरण आपको दिया है 7x ऋण 15 y बराबर 2 समीकरण 1, x धन 2 y बराबर 3 समीकरण 2। अब हम प्रतिस्थापन विधि में छात्रों हम करते क्या है, समीकरण x से हम निकालते हैं 7x ऋण 15 y बराबर 2। तो देखिए हम यहाँ पर जो x का मान निकालेंगे, तो देखिए x का मान निकालने के लिए 7x बराबर से 2 ऋण 15 y का छात्र होगा तो धन 15 y यहाँ पर होगा। तो देखिए x का मान निकाले तो देखिए 2 धन 15 y बटे यहाँ पर 7 होगा, समीकरण 3 हमने इसको जो है नाम दे दिया। अब हम करते क्या है, x का जो मान निकला है इसे हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 2 आपको दिया गया है x धन 2 y बराबर 3। तो देखिए x का मान निकला है आपके पास 2 धन 15 बाय बटे 7 धन 2 y के बटे में हम यहाँ पर जो है 1 लिख सकते हैं बराबर 3। हम इन दोनों पदों का यहाँ पर लघुत्तम लेंगे। तो देखिए बटे में यहाँ पर 7 जो है लघुत्तम आएगा। तो देखिए 7 में 7 का भाग जाएगा, एक बार 1 का गुणा हो जाएगा, ऊपर के 2 धन 15 बाय, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 धन 15 बाय धन 1 में 7 का भाग जाएगा 7 बार, 7 में 1 का भाग जाएगा 7 बार, 7 का गुण हो जाएगा, ऊपर के 2 बाय से यहाँ पर जाएगा 14 बाय बराबर 3। तो देखिए छात्रों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 धन 15 बाय और धन 14 बाय कितना हो गया 29 बाय हो गया बराबर 3 के बटे में हम जो है यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख छात्रों हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो हम यहाँ पर तिरक गुणक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 धन 29 बाय बराबर 7 या 21 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए 29 बाय का 29 बाय बराबर 21, 2 को 75 कर दिया, यहाँ पर ऋण का 2 हो गया। तो देखिए 29 बाय बराबर 21 ऋण 2 यहाँ पर हो गया 19। तो देखिए बाय का मान यहाँ पर जाएगा 19/29। तो छात्रों जो बाय का मान निकला है 19/29, इसे हम रख देंगे समीकरण 3 में पुनः प्रतिस्थापित कर देंगे। इसलिए इसका नाम क्या है, प्रतिस्थापन विधि है। हम समीकरण को जो है क्या करते जाते हैं, प्रतिस्थापित जो है करते जाते हैं। तो देखिए छात्रों यहाँ पर होगा क्या, बाय का मान हमने समीकरण 3 में रख दिया। तो देखिए यहाँ पर देखिए समीकरण 3 आपको क्या दिया है, समीकरण 3 आपको दिया है x बराबर 2 धन 15 बाय बटे 7। तो देखिए x बराबर 2 धन है ना 2 धन 15, बाय का मान आपको निकला है 19/29/7। तो देखिए x बराबर से यहाँ पर हम जो है बटे में 1 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर बटे में लघुत्तम आ जाएगा 29। तो देखिए 29 में 1 का भाग जाता है, 29 बार 29 का गुणा आएगा ऊपर के 2 से। इसी प्रकार हम देखिए यहाँ पर 29 में 29 का भाग जाएगा, एक बार 1 का गुणा आएगा, ऊपर के 15 गुणित 19 से। तो देखिए 15 गुणित 19। तो देखिए छात्रों और बटे में आपको दिया है 7। तो देखिए x बराबर से 29 दूनी होता है 28 धन 15 में 19 का गुण करने पर आएगा 285 बटे में 29 बटे में 7। तो देखिए x बराबर से 343 बटे 29 बटे 7 के बटे में हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो देखिए x बराबर से 343 बटे 29 गुणित, यहाँ पर देखिए बटे में संख्या में से पलट देंगे गुणे में। तो गुणे में क्या है, जो 1 है वह ऊपर हो जाएगा और 7 जो है वह नीचे चले जाएगा। तो देखिए 1/7 यहाँ पर हो गया। अब देखिए छात्रों यहाँ पर 343 में 7 का भाग जाता है, 343 में 7 का भाग जाता है कितने बार 49 बार यहाँ पर जो है भाग जाता था। तो देखिए छात्रों x का मान हमें प्राप्त हो गया है 49/29। तो छात्रों हमें x और y दोनों के मान प्राप्त हो चुके हैं, x बराबर से 49/29 और y बराबर से 19/29। तो यह था छात्रों आपका हल। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न आपको दिया गया है छात्रों। अगला प्रश्न आपको क्या दिया गया है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, और दर्शाइए कि जो है ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज यहाँ पर हमें जो है ज्ञात करना है। तो देखिए छात्रों यहाँ पर हमें क्या दिया है, ABCD क्या है, एक चतुर्भुज दिया है। तो छात्रों यहाँ पर देखिए ABCD क्या है, चतुर्भुज। तो इस प्रकार बनेगा, ये होगा A, ये होगा B, ये होगा C और ये होगा D, जिसके विकर्ण AC और BD परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। मतलब कि देखिए यहाँ पर जो है O बिंदु पर जो है एक दूसरे को मिल रही है, स्पर्श कर रही है रेखा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहली भुजा AO बटे दूसरी भुजा BO बराबर तीसरी भुजा CO बराबर चौथी भुजा DO। तो आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। अब देखिए छात्रों यहाँ पर हम लिखा, देखिए यहाँ पर जो चतुर्भुज है, तो देखिए छात्रों यहाँ पर त्रिभुज यहाँ पर बन जाएगा OAB और दूसरा त्रिभुज यहाँ पर बनेगा OD, त्रिभुज COD में देखिए कोण यहाँ पर कोण बन जाएगा, यहाँ पर भी कोण बन जाएगा। तो देखिए कोण
AOB बराबर हो जाएगा कोण COD। तो देखिए ये दोनों क्या होते हैं छात्रों, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, मतलब कि शीर्ष के सामने जो है कोण बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण AOB बराबर से क्या होगा छात्रों, पहली भुजा AO बटे दूसरी भुजा BO, है ना। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। और कोण COD में क्या होगा, पहली भुजा OC बटे दूसरी भुजा DO। तो देखिए जो दोनों है कि समान अनुपात में, मतलब कि दोनों जो है एक जिसकी यहाँ पर दिख रही होगी समान आकृति की है और समान अनुपात की है। तो देखिए छात्रों ये बराबर कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं है ना, मतलब कि इन दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर देखिए छात्रों त्रिभुज AOB जो है सर्वांग से होगा त्रिभुज OCD से, इसमें लग जाती है SAS समरूपता। तो देखिए छात्रों यहाँ पर कोण त्रिभुज OAB में क्या है, कोण AOB है, कोण AOB है ना। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। और त्रिभुज OCD में यहाँ पर है कोण OCD। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्या संगत, समान भुजाओं के संगत कोण जो है बराबर यहाँ पर होते ही, शर्त यहाँ पर होती है संगत कोण जो है बराबर होते थे। लेकिन ये क्या है, एकांतर कोण है। तो यहाँ पर देखिए AB जो भुजा है DC भुजा के समांतर होगी, है ना। एकांतर कोण मतलब कि जो आपको AB भुजा है वे जो भुजा है DC है इसके समांतर होगी, मतलब कि आमने सामने यहाँ पर होगी। तो देखिए छात्रों अतः ये क्या है, एक समलम चतुर्भुज यहाँ पर कहलाएंगे। समलम चतुर्भुज में जो होते हैं एकांतर कोण यहाँ पर होते हैं, यदि जो भुजा जो समांतर है तो वे क्या होते हैं, समलम चतुर्भुज यहाँ पर कहलाते हैं। यह आपका प्रूव हो गया है। अब अगला क्वेश्चन छात्रों हमें यहाँ पर दिया गया है कि क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद क्या है, 301 है या फिर नहीं, हमें ज्ञात करना है। और ऐसा है तो क्यों है, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ये चैप्टर 5 का जो है क्वेश्चन है। तो देखिए छात्रों यहाँ पर देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें समांतर श्रेणी हमें यहाँ पर दी गई है 5, 11, 17, 30 का कोई पद 301 है। तो मान लेते हैं, माना समांतर श्रेणी का n पद क्या है, 301 है, अतः AN बराबर से हो जाएगा यहाँ पर 301। तो छात्रों देखिए यहाँ पर प्रथम पद है, यहाँ पर प्रथम पद क्या है, A बराबर से है 5, द्वितीय पद है A2 बराबर 11। तो देखिए हम यहाँ पर निकाल लेते हैं सारवंतर D बराबर से यहाँ पर होता है 11 ऋण 5 बराबर कितना है, यहाँ पर 6, यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर छात्रों प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए छात्रों यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर सूत्र होता है AP का n पद का सूत्र यहाँ पर होता है AN बराबर से A धन n माइनस 1 इंटू D। तो देखिए AN का मान आपको दिया है 301 बराबर से A का मान दिया है 5 धन n माइनस 1 इंटू D का मान आपको दिया है 6। तो देखिए छात्रों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम कर देंगे 75। तो देखिए 301 5 पर 75 कर रहे हैं हमने तो यहाँ पर हो गया ऋण का 5, यहाँ पर हो गया बराबर 6 का गुण कर दिया हमने एक n ऋण x से। तो देखिए 6 को गुणा n से करने पर यहाँ पर आ जाएगा 6n ऋण 6 का गुणा x से करने पर यहाँ पर आ जाएगा 6 ऋण का 6। तो देखिए 301 में से हमने 5 को हटा दिया, वहाँ पर आ गया 296 बराबर 6n ऋण 6। अब हम करेंगे कि छात्रों यहाँ पर फिर हम जो है पुनः पक्षांतर हम यहाँ पर कर दिए। तो देखिए 296 ऋण 6 का पक्षांतर कर दिया हमने बाएं तरफ, तो यहाँ पर होगा धन का 6 बराबर से 6n। तो देखिए 296 धन 6 यहाँ पर होगा 302 बराबर से होगा यहाँ पर 6n। तो देखिए n बराबर से आएगा यहाँ पर 302 बटे यहाँ पर जो है 6 हो। देखिए तो यहाँ पर जो है मिस्टेक यहाँ पर हो गई है, आप यहाँ पर लिखेंगे 302 आप लिखेंगे बटे में 6। तो देखिए यहाँ पर 302 में आप 6 का भाग दे देंगे। तो देखिए 6 5 30 और सॉरी 2 से आप यहाँ पर जो है भाग लगाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए छात्रों 2 से मान लगा रहे थे। तो देखिए 2 यहाँ पर होता है 6 और यहाँ पर होगा 2 1 कम 2 बचा 1, 2 5 10, 2 1 कम 2। तो यहाँ पर देखिए तो छात्रों यहाँ पर आप लिखेंगे क्या 151/3 यहाँ पर। तो 151/3 आप लिख देंगे n बराबर से। तो देखिए छात्रों a का मान जो है पूर्णांक नहीं है ना। पूर्णांक मतलब कि जो है संख्या जो है पूर्ण होनी चाहिए, पूर्णांक मतलब कि पूर्ण वाला अंक, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक नहीं, क्योंकि देखिए पूर्णांक नहीं है मतलब कि द्वे क्या है दशमलव में है, मतलब कि भाग वाली संख्या है। अतः श्रेणी का कोई भी पद जो है 301 यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ पर लिखेंगे 151। अब छात्रों तो ये था छात्रों आपका 4 अंक वाले प्रश्नों का हल। उम्मीद आप सभी सब प्रश्न जो है समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को बहुत अपने सारे फ्रेंडों को वहाँ पर शेयर कर देना, ताकि जो है सभी को जो है लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।